मैं प्रोफेसर मिथिलेश वर्मा, विभागाध्यक्ष कौमार विभाग, बालू, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ। सर्वप्रथम मैं अपने आयुष विभाग के माननीय मंत्री श्री धर्म सिंह सैनी जी का, प्रमुख सचिव आयुष श्री प्रशांत त्रिवेदी जी का, स्पेशल सेक्रेटरी मिशन डायरेक्टर डॉक्टर राजकमल यादव जी का, निदेशक डॉक्टर एसएन सिंह जी का, निदेशक पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन डॉक्टर सुरेश चंद्र जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमें आयुष संवाद में बोलने का अवसर प्रदान किया गया है, इसलिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। आज का विषय बाल्यावस्था में पोषण पर है। जैसा कि हम जानते हैं कि बालक का अस्तित्व गर्भ से होता है। गर्भावस्था के दौरान बालक का पोषण माँ के अपरा एवं नाभि नाड़ी से होता है। गर्भावस्था में माँ की देखभाल और उसके पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसी के पोषण के द्वारा ही गर्भ का भी पोषण होता है। जन्म के पश्चात शिशु प्रथम सांस वातावरण में लेता है तो उसे सर्वप्रथम आहार की आवश्यकता होती है। शिशु को आहार किस वय में क्या देना चाहिए, ये बहुत ही महत्व रखता है। जन्म के पश्चात सामान्य प्रसव की अवस्था में शिशु को माँ का स्तन्यपान जितना जल्दी हो सके प्रारंभ करा देना चाहिए। यदि नॉर्मल डिलीवरी है, सामान्य प्रसव की स्थिति में 1 से 1.5 घंटे के बाद माँ स्तन्यपान कराने के लिए तैयार हो जाती है और वो बिल्कुल किसी तरह से परेशानी का अनुभव नहीं करती। इसलिए सामान्य प्रसव की अवस्था में 1 से 1.5 घंटे के अंतर पर ही माँ को अपने शिशु को स्तनपान कराना प्रारंभ कर देना चाहिए। यदि शिशु का प्रसव ऑपरेशन के द्वारा हुआ है, सीजर के द्वारा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही माँ का स्वास्थ्य ठीक होता है उसे स्तन्यपान कराना चाहिए। स्तन्यपान कराने के लिए बहुत जरूरी है कि माँ जब भी स्तन्यपान कराए तो शिशु को बैठकर ही स्तन्यपान कराए। लेटकर स्तन्यपान कराने से शिशु के ट्रैकिया में दूध जाने की संभावना रहती है, इससे उसे काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब भी माँ स्तन्यपान कराए बैठकर कराए। शिशु को अपनी गोद में लेकर बैठकर और माँ को अपने पेट के साथ बच्चे को लगाते हुए स्तन्यपान कराना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के मुख में उसके चूचक के साथ जो एरियोला का पार्ट होता है वो पूरा उसके मुख के अंतर्गत होना चाहिए, तभी ठीक तरह से बच्चा दूध को शक करता है। दूध पिलाने के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि किन्हीं कारण से माँ का दूध जो है सुलभ नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे को किस समय कैसे हम उसके दूध की व्यवस्था करें। तो सबसे ज़रूरी है कि अगर माँ का दूध उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में यदि किसी पास पड़ोस रिश्तेदार में कोई माँ ऐसी है जो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है और वह चाहती है
कि वो दूसरे बच्चे को भी स्तन्यपान कराए तो वो करा सकती है और वो सबसे अच्छा होता है। यदि ये सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आजकल मिल्क बैंकिंग है, मिल्क बैंकिंग से भी दूध को लिया जा सकता है। ये भी सुविधा ना होने पर बच्चे को सर्वप्रथम गाय का दूध देना चाहिए। गाय का दूध ना हो तो गाय के दूध की जगह पर बकरी का दूध दें, बकरी का दूध ना हो तो भैंस का भी दूध दिया जा सकता है। एक बात बहुत ज़रूरी है कि दूध में पानी मिलाया जाए या नहीं, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि गाय के दूध में कभी भी पानी नहीं मिलाना चाहिए। भैंस का दूध अगर दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा-सा फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें कोशिश करें पहले तो प्योर दूध दें और अगर उससे थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है, डायरिया की शिकायत हो रही है, तो बच्चे को दूध पिलाते समय भैंस के दूध में थोड़ा-सा पानी मिला सकते हैं। प्रथम 4 दिनों तक स्रावित होने वाले दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम का पान कराना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि इसमें न्यूट्रिशियस चीज़ों के साथ इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होते हैं जो कि बच्चे को बीमारी से उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए कोलेस्ट्रम की एक बूंद भी नुकसान नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों का कंसेप्ट है कि कोलेस्ट्रम पहले दूध पिलाने के पहले थोड़ा-सा दूध निकाल देना चाहिए, तो ऐसा करना ठीक नहीं होता है। बच्चे को हर ड्रॉप कोलेस्ट्रम की मिलनी चाहिए। फिर बात आती है कितने दिनों तक स्तन्यपान कराना चाहिए। इसके लिए मुख्य रूप से अगर हम देखें तो बच्चे को 3 भागों में विभाजित किया गया है उसके वय के अनुसार पर। पहला है अ, दुग्धपान की दुग्धपान की अवस्था और दूसरा है जब दुग्ध के साथ अन्न दोनों मिश्रित देते हैं और तीसरा है अ, अन्नपान की अवस्था। तो प्रथम जो पहला वर्ष होता है उसमें मुख्य रूप से बच्चे का जो आहार होना चाहिए वो मात्र स्तन्य होना चाहिए और 6 महीने तक स्पेशली केवल बच्चे को माँ का स्तन्य ही पान कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे यहाँ तक कि पानी की भी एक बूंद नहीं देनी चाहिए जब तक कोई विशेष परिस्थिति ना हो। जैसे अगर कहीं डिहाइड्रेशन होता है तो ऐसी स्थिति में उसे पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं हैं तो बच्चे को पानी 6 महीने तक नहीं देना चाहिए। 6 महीने के बाद ही अ, मातृ स्तन्य के साथ अन्य चीज़ें उसके आहार के रूप में शामिल करना चाहिए। तो मुख्य रूप से इसे हम वीनिंग कहते हैं। तो वीनिंग हम किससे प्रारंभ करें बहुत महत्व रखता है। वीनिंग में मुख्य रूप से 6 महीने के बाद सर्वप्रथम हमें बच्चों को फल रस देना चाहिए। जो भी मौसमी फल है उस समय उससे जो है रस को निकाल कर बच्चे को दूध स्तन्य के साथ ही साथ बीच बीच में उसे फल रस भी देना चाहिए। और जैसे ही वो 7वें 8वें महीने में बच्चा प्रवेश करता है उस समय हम दाल का पानी, सब्जी का जूस जूस ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं और धीरे धीरे जब 9वें 10वें महीने में बच्चा प्रवेश करता है तो हम अन्न आहार को मसल कर तरल रूप में बनाकर उसे दें। ये बच्चे के लिए अच्छा होगा। 8वें माह से ही लगभग 8वें 9वें 10वें में दांत बच्चे में निकलने लगते हैं और बच्चा जो है पोषाहार लेने के धीरे धीरे पास आता है। तो मुख्य रूप से जो है 10वें माह के बाद ही अन्न आहार प्रारंभ करना चाहिए। तो मुख्य रूप से जब हम अन्न आहार देते हैं तो हमें वहाँ ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस आहार में सभी रस होने चाहिए। जैसे मधुर रस है, अम्ल रस है, कटु तिक्त कषाय है, तो मुख्य रूप से 6 रस होते हैं। तो 6 रसों का अगर हम उसके आहार में शामिल करेंगे तभी बच्चा वो सभी आहार को ग्रसित करेगा। नहीं तो बाद में वो उसे किसी रस से जिसका पान उसने प्रारंभ से शुरू नहीं किया उससे अनिच्छा हो सकती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हमें
उसको सभी रस आहार में शामिल करके देना चाहिए। 1 साल के बाद मुख्य रूप से प्रथम वर्ष जो होता है वो उसमें जो प्रमुखता होती है वो मात्र स्तन्य की होती है, लेकिन इसके बाद 1 साल के बाद मुख्य रूप से जब 1 साल की वय में बच्चा आता है तो उस समय उसके आहार में 50% मातृ स्तन्य होना चाहिए और धीरे-धीरे उसमें अन्न आहार की मात्रा बढ़ाते हुए हम उसको धीरे-धीरे 2 साल तक ले जाते हैं और 2 साल तक मात्र स्तन्य का अगर पान कराया जाए तो बच्चा निश्चित रूप से स्वस्थ होगा। 2 साल के बाद ही बच्चा जो है मुख्य रूप से अन्न आहार ग्रहण करने के योग्य होता है। इसके साथ ही अगर हम कुछ विशेष समय पर विशेष चीज़ें ऐड करें तो बच्चे के लिए जो है बड़ा महत्व रखता है। मुख्य रूप से लगभग 1 साल में बच्चा चलने फिरने लायक हो जाता है, आवाज़ भी उसकी ठीक-ठाक हो जाती है। ऐसी स्थिति में संवर्धन घृत अगर 10वें माह से दिया जाए उसको, तो बच्चे का स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा होगा और बच्चे की बाड़ी भी अच्छी होगी, बच्चा ठीक समय 1 साल पर चलने फिरने लगेगा। तो ये तो मुख्य रूप से पोषण हुआ कि हम स्टेप वाइज पहले मातृ स्तन्य देंगे और फिर 6वें महीने से फल रस उसको देंगे और फल रस के साथ धीरे-धीरे तरल आहार की तरफ बढ़ते हुए 1 साल के बाद उसको अन्न आहार पर लाएँगे और 2 साल तक इस तरह से मातृ स्तन्य के साथ अन्न आहार ऐड करते हुए देंगे और 2 साल के बाद ही बच्चा अन्न आहार पर आएगा। और इसके बाद मातृ स्तन्य देने की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो इस तरह से पोषण अगर हम करें तो बच्चा स्वस्थ होगा। पोषण के साथ इम्यूनिटी पर भी उसकी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। वैसे अगर हम संतुलित आहार दें बच्चे को तो उसके साथ ही साथ उसकी इम्यूनिटी भी नेचुरल प्राकृतिक तरीके से बढ़ती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उसे हमें कुछ इम्यूनिटी वर्धक आहार भी देनी चाहिए और अगर हम आहार में के साथ इस इम्यूनिटी वर्धक चीज़ों को भी शामिल कर लें तो बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के क्षेत्र में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से कुछ सामान्य चीज़ें होती हैं जिससे हम घर पर ही अपने उसके घर के जो आहार होते हैं, जैसे मुख्य रूप से हल्दी के साथ हल्दी जो है दूध में मिलाकर बच्चे को देना, या आंवले का जूस बच्चे को देना या तुलसी का रस निकाल कर बच्चे को देना या कुछ जैसे गिलोय है, गिलोय का क्वाथ बनाकर देना। तो इस तरह से या मधु है, घृत है, इन चीज़ों का प्रयोग करना बच्चे के लिए, ये सभी उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो अगर हम लेकिन इनका प्रयोग बिना किसी के चिकित्सक के सुझाव के ना करें, क्योंकि किसी चीज़ को अगर आप ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो वो बच्चे को नुकसान करेगी। इसलिए ऐज के अनुसार बच्चे की आयु कितनी है, किसी चिकित्सक से सलाह लेकर के और नियमित रूप से उसे और एक जो मात्रा निर्धारित की गई है उस मात्रा में उसका पान कराएं। सभी चीज़ें बहुत मत दें। जैसे मुख्य रूप से फलों में जो सिट्रिक फल होते हैं, अम्लीय जो फल होते हैं वो इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत अच्छे होते हैं। दही है, दही भी बच्चे के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को समय-समय पर बच्चे को अगर देंगे तो बच्चा निश्चित रूप से जो है पोषित होगा और एक स्वस्थ समाज की रचना होगी। इसके अलावा अगर हम कुछ मेडिकेटेड चीज़ें उसको हम दें तो वो उसकी इम्यूनिटी और अच्छी हो सकती है। जैसे मुख्य रूप से आजकल स्वर्णप्राशन का प्रचलन काफ़ी जोरों पर है और स्वर्णप्राशन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि स्वर्ण देने से बच्चे की एक तो इम्यूनिटी बढ़ती है जो प्रमुख रूप से, उसके साथ बुद्धि उसकी बढ़ती है, उसकी मेमोरी जो स्मरण शक्ति है वो भी बढ़ती है। तो जो है अगर हम बच्चे को स्वर्ण कराएं तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ शिशु को समाज के लिए हम
तैयार कर सकते हैं। स्वरप्राशन के अलावा और भी कुछ जैसे अभय घृत है, अभय घृत का अगर पान कराएं समय पर, लेकिन ये बिना किसी चिकित्सक की सलाह के आप ना करें। किसी चिकित्सक की सलाह लेकर कितनी मात्रा में उसको देना है, कितने दिन तक उसको देना है, इसका निर्धारण करते हुए बच्चे को स्वरप्राशन कराया जा सकता है या अभय घृत उसको दिया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी चीजें कुछ जैसे स्नेहन क्या है, तो मसाज जिसको कहते हैं, आयल मसाज। हम सभी जानते हैं कि पहले सभी बच्चों को आयल मसाज दिया जाता था। जो भी जिस क्षेत्र में जिस वातावरण में, जिस क्षेत्र में वो बच्चा बिलोंग करता था, वहाँ जो भी आयल यूज होता था उसका प्रयोग मसाज के रूप में करते थे। मुख्य रूप से जैसे तिल का तेल है, सरसों का तेल है, तो जहाँ भी, या कोकोनट ऑयल है, तो जिस क्षेत्र में बच्चा है, अगर मसाज उसे मुख्य रूप से 1 से 3 साल के बीच अगर बच्चे को मसाज दिया जाए, तो मसाज के साथ बच्चे की एक्सरसाइज भी होती है और बच्चा मुख्य रूप से जो उसको थकावट होती है उसको भी दूर करता है। वो जो उसके मसल्स हैं उसको मजबूत करता है, स्ट्रांग बनाता है उसको, उसके स्किन का पोषण करता है। मुख्य रूप से फर्स्ट डिफेंस के लिए स्किन ही जिम्मेदार है, तो मुख्य रूप से स्किन को पोषित करता है। तो अगर हम उसे मसाज दें ठीक तरह से 3 साल तक, तो बच्चा निश्चित रूप से स्वस्थ होगा। मसाज के साथ नेक्स्ट अगर हम देखें तो खिलौने बच्चे के मानसिक विकास के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो मोस्टली हम सभी जो है, जब हमारे घर पर बच्चे होते हैं तो हम उनके लिए खिलौने लाते हैं, लेकिन खिलौने लाते समय उसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बाजार में बहुत तरह के खिलौने उपलब्ध होते हैं और बिना सोचे विचारे हम उन्हें परचेज कर लेते हैं और बच्चों को देते हैं। तो लेकिन ये बच्चे के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, इसलिए कौन सा खिलौना उसको देना है, मुख्य रूप से बच्चों को खिलौना देने के लिए उसकी एज का ज़रूर ध्यान दें कि वो किस एज में है और किस तरह का खिलौना उसे दें। तो अगर बच्चा बहुत छोटा है, पहली बात तो बच्चे को छोटा खिलौना कभी देना नहीं चाहिए। बहुत छोटे खिलौने, मान लीजिए वो बच्चा मुख में ले जाता है और जा कर के जो है वो अंदर फंसे मुख के अंदर, प्रक्रिया के अंतर्गत, तो इसलिए जो है खिलौने हमेशा बड़े होने चाहिए। किस चीज़ का बना है ये भी बड़ा महत्व रखता है। तो खिलौने, उसकी प्लास्टिक जो बनी हुई है उस पर ध्यान दें, कहीं उसका केमिकल उसको नुकसान तो नहीं करेगा, नुकीले नहीं होने चाहिए कि उसको हार्म पहुँचाए। तो इसलिए खिलौने पर, और दूसरी चीज़ है बच्चे की स्वच्छता, बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल लोग अपनी परेशानी को बचाने के लिए बच्चे को डायपर यूज़ करते हैं, लेकिन ये आप डायपर के लिए ध्यान दें कि अगर डायपर का प्रयोग करना है तो बहुत कम समय के लिए डायपर का प्रयोग करें, नहीं तो बच्चे में निश्चित रूप से इसके नुकसान होंगे, उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है और तकलीफें हो सकती हैं। इसलिए डायपर का प्रयोग कम समय के लिए ही करना चाहिए। बच्चे के पालन पोषण में कुछ सामान्य परिस्थितियां भी ऐसे हैं कि जिनसे हम परेशान होते हैं। जैसे मुख्य रूप से जब भी बच्चे को माँ स्तन्यपान कराती है तो बच्चे को जो है मुख से अ, दही के समान जो है पदार्थ, दूध जो होता है वो निकलने लगता है, जिसको हम मिल्क रिगर्जिटेशन कहते हैं। इस परिस्थिति से घबराए ना। हर बच्चा जब दूध पीता है तो उसके साथ थोड़ा सा एयर भी ट्रैप करके ले जाता है, जो बार बार बल्जिंग के फलस्वरूप उसके मुख से निकलता है। तो दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे से लगाकर थोड़ी देर तक थपकी दें। आप देखेंगे कि थपकी देने के दौरान बच्चा डकार के रूप में उस गैस को बाहर निकालेगा और आराम मिलेगा उसको, और फिर दूध नहीं निकालेगा। हाँ, बहुत से माताओं की कंप्लेंट रहती है कि बच्चा बार बार टट्टी करता है, स्टूल पास करता है। तो जब बच्चा छोटा होता है तो जब भी दूध पीता है तो उसके बाद जो है वो मल का त्याग करता है, तो उससे घबराए नहीं, ये सामान्य है। अगर बहुत पानी जैसा मल नहीं है और दूध पीने के बाद कर रहा है, 1-2 महीने के अंदर बच्चा इस तरह से करता है, तो वो सामान्य स्थिति है।
यूरिन भी बच्चा जब छोटा होता है तो ज़्यादा बार करता है। हाँ, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। सफाई जैसा मैंने कहा कि उसका मल मूत्र जब भी वो पास करता है तो कोशिश करें तुरंत उसे क्लीन करें, इससे बच्चा इन्फेक्शन से बचेगा। तो इस तरह से अगर हम बच्चे का पोषण करें तो निश्चित रूप से बच्चा स्वस्थ होगा और स्वस्थ युवा बनेगा और स्वस्थ प्रौढ़ स्थिति को प्राप्त कर समाज के लिए उपयोगी होगा। थैंक यू आप सभी को सुनने के लिए, और आशा करता हूँ कि आप सभी आयुर्वेद जन जन तक पहुँचाएंगे और स्वयं अपनाएंगे। धन्यवाद।